ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक्स जो अब तक तकरीबन 1000 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं, ये एक खाम ख्याली है कि आप हमास को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। एयर स्ट्राइक्स के जरिए डेमस्कस और अलेप्पो के एयरपोर्ट फील्ड्स, जो एयरपोर्ट्स की फील्ड्स हैं, जो उनके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो नाकारा कर दिए। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये जंग किस तरह से लड़नी है और कितनी देर तक ये जंग लड़ी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे कि अब से कोई 6-8 घंटे पहले इसराइल की फौज ने, इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने अक़वाम मुत्तहिदा को ये हुक्म दिया कि वादी गाज़ा के नॉर्थ से जितनी भी आबादी है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर साउथ की तरफ मुंतकिल किया जाए। ज़हन में रहे कि सबसे बड़ा जो गाज़ा पट्टी का शहर है, गाज़ा सिटी, वो भी नॉर्थ में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले तो इस हुक्म के ऊपर बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि 1.1 मिलियन की आबादी को 24 घंटे में नॉर्थ से साउथ में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि शदीद फ्यूल शॉर्टेजेस हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पहले ही डिटरमिन कर चुकी है कि गाज़ा के हॉस्पिटल ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर है। लेकिन चंद घंटों में ही अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की फौज के सामने सरेंडर कर दिया और ये ऐलान किया कि हमने अपने हेडक्वार्टर्स को नॉर्थ से साउथ में मुंतकिल कर दिया है। ये क्लियर नहीं है कि ये 1.1 मिलियन की आबादी और गाज़ा सिटी की आबादी जो है वो अगले 24 घंटे में किस तरह से नॉर्थ में साउथ तक पहुंचेगी, जहां पहले ही सूरत हाल ये है कि इसराइल के ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक्स जो अब तक तकरीबन 1000 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं सैटरडे से, उसके नतीजे में 1600 से ज्यादा लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, 6500 लोग जख्मी हैं, खानदानों के खानदान बलियामेट हो चुके हैं, शहर खंडर बन चुका हुआ है और तकरीबन 3.5 से 4 लाख की आबादी जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, जिसमें से 3 लाख के करीब की आबादी पहले ही यूनाइटेड नेशन के शेल्टर्स के अंदर मुक़य्यद है। तो कैसे ये शिफ्ट होंगे? एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ खित्ते के अंदर जो टेंशन है इसराइल और ईरान के दरमियान, उसमें बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इसराइल ने एयर रेड्स करके डेमस्कस और अलेप्पो की जो एयरफील्ड्स हैं मुल्क के शाम के अंदर, उनको भी उड़ा दिया है। लेकिन ये टेंशन अब सिर्फ मशरक़ वुस्ता में नहीं है, बल्कि टेंशन फैल के मगरब की सारी दुनिया में इस प्रो इसराइली एंड प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के दरमियान एक टेंशन देखने में आ रही है, जो अमेरिका के बाद शहरों में भी देखने में आई है, न्यूयॉर्क के अंदर, ऑस्टिन के अंदर। लेकिन यही टेंशन आपको फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आती है। दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये हो रहा है कि हिंदुत्व और RSS के जो चैप्टर्स हैं अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बहुत ही शिद्दत के साथ एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी से अपने आप को इसराइल के फ्रेंड्स के तौर पर पेश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की मैं डॉट कनेक्टिंग करूंगा, मेरे सामने ये बहुत से मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल सकें। अब मेरे पास इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इनको थोड़ा देख के आपको बताता चला जाऊं। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल की फौज ने जो वार्निंग दी, उससे चंद घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही मुफस्सल कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका उन्वान कुछ इस किस्म से था कि इसराइल प्रिपेयर्स फॉर वॉर बट द क्वेश्चन इज हाउ एंड फॉर हाउ लॉन्ग। यानी इसराइल जंग के लिए तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के अंदर कि ये जंग किस तरह से लड़नी है और कितनी देर तक ये जंग लड़ी जा सकती है। जब इस आर्टिकल को आप पढ़ते हैं, कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि जंग इसराइल के लोगों के लिए और इसराइली मिलिट्री के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इसराइल जब से बना है, उसकी जब से क्रिएशन हुई है, इसराइल के लोग जो हैं वो एक हालत जंग में है। पहले इसराइल की फॉर्मेशन से पहले, पहली जंग अजीम से 1948 तक जो फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, उसमें मसलसल पैलेस्टीनियंस के साथ इसराइल की जो है, मसलसल इसराइली लोगों की एक लड़ाई होती रही है, वो हालत जंग में रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कत्ले आम हुआ। फिर 1948 की अरब इसराइल वॉर है, उसके बाद 1956 की अरब इसराइल वॉर है, फिर 1967 की अरब इसराइल वॉर है, फिर 1973 की योम कपूर या रमदान जंग है, उसके बाद 1980-82 का लेबनान कॉन्फ्लिक्ट है, बैरूत के ऊपर लड़ाई है, फिर सीरिया के साथ 1985 में बेका वैली की लड़ाई है, फिर 1990s में कई लड़ाइयाँ हैं। 1999 में लेबनान से विड्रॉ किया इसराइल ने, 2002 में फिर जंग हुई, 2005 में हमास जिस इलाके में बैठा हुआ है गाजा पट्टी, वहां से इसराइल ने विड्रॉ किया, वेस्ट बैंक से विड्रॉ किया। 2006 में लेबनान के ऊपर दोबारा हिजबुल्लाह के ऊपर जंग हो गई मलेशिया से, जिसमें इसराइल को खासी मार पड़ी, इसका मैं मजीद जिक्र बाद में करूंगा। फिर 2009 में हमास के साथ जंग हुई
इसी गाजा की पट्टी के ऊपर 2014 में दोबारा जंग हुई, 2018 में जंग हुई, 2019 में जंग हुई, 2021 में हमास के साथ दोबारा जंग हुई, 2023 में इस्लामिक जिहाद के साथ जंग हुई, और अब ये 2023 की जंग है। सो जंग जो है वो इसराइल के लिए कोई नई चीज नहीं है। और 2005 में जब गाजा की पट्टी से इसराइल ने विड्रॉ किया तकरीबन 37-38 बरस की ऑक्यूपेशन के बाद, तो 2009 में ही दोबारा ही पार्शियल ऑक्यूपेशन इसराइल ने गाजा की पट्टी की, और उस वक्त इसराइली फोर्सेस अंदर डीप जाना चाहती थी। उस वक्त के जो आर्मी चीफ और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था कि हमें तो सारे गाजा को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए और उसी वक्त हमास का खात्मा कर देना चाहिए, बिकॉज 2007 के इलेक्शन के बाद से, 2006 और 7 के इलेक्शंस के बाद से हमास इस पट्टी के ऊपर काबिज थी और इसको गवर्न कर रहा था। और यहाँ से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पीए का पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी अथॉरिटी, उसकी हुकूमत जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो उस वक्त ये ख्याल था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत को इसराइली फौज रेस्टोर कर दे। लेकिन उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, गालिबन अहद बराक उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें मजीद जोर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज अगर हम मजीद जोर लगाएंगे तो हमारे इजिप्ट के और जॉर्डन के साथ जो हमारे पीस टर्म्स हैं मुतासर होंगे, ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा होगा, इस इलाके को मेंटेन करना मुश्किल होगा। उसके बाद 2014 में दोबारा ये असेसमेंट हुई कि हमास का खात्मा कर दिया जाए, बिकॉज हमास के साथ झगड़ा था। लेकिन जो मिलिट्री असेसमेंट थी वो ये थी कि सैकड़ों सिपाही इस हैंड टू हैंड, सॉरी स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग है, इसमें मारे जाएंगे, और 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं शहरी भी हलाक हो सकते हैं। बड़ी इंटरनेशनल रिपरकशंस होंगी। जब ये मिलिट्री असेसमेंट को लीक हो गई किसी तरह से मीडिया तक, तो इसराइल की हुकूमत उस वक्त भी पीछे हट गई। लेकिन अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है वो ये कहती है कि इसराइल के रिजॉल्व में 3 बुनियादी चीजों का फर्क पड़ चुका है। वो ये है कि जो 7 अक्टूबर का मैसेकर है, उसके बाद अब इसराइल के अंदर ये स्टीली रिजॉल्व है कि सिपाहियों का लॉस हमारा होगा, लॉस ऑफ सोल्जर लाइफ की हम परवाह अब नहीं करेंगे। हमारे अगर यरगमाल शहरी जो 150 के करीब है, अगर उसमें से बहुत से मारे जाते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी ओपिनियन कुछ भी कहे, हम अब रुकने वाले नहीं हैं। और गोल ये है कि हमने हमास के आखिरी सिपाही तक का खात्मा कर देना है, हमास की तमाम कैपेसिटी खत्म कर देनी है, हमास को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकना है। और एक ब्रॉड पिक्चर ये बन रही है कि दोबारा इस पूरे इलाके को, जो गाजा की पट्टी है, इसे पीएलओ, फतह ग्रुप और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नीचे लाना है। वही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक को गवर्न करती है। तो हम न्यूयॉर्क टाइम्स ही की इस स्टोरी में और बहुत से मगरबी ज़राए अबलाग के अंदर इसराइली एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन भी देखने में आ रही है, जो ये कहते हैं कि हमास लोगों की विल और लोगों की पॉपुलैरिटी और उनके जज्बात को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक खाम ख्याली है कि आप हमास को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं या उसे उसका खात्मा कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए वक्ती तौर पे हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को आप रिड्यूस करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा फॉर रीचिंग पॉलिसी पीस छपा है इसराइल के एक डिफेंस एक्सपर्ट का, जिनका नाम है, इकोनॉमिस्ट में छपा है, जनरल श्लोमो ब्रोम। बाय इन्विटेशन की पीस उनसे लिखवाया गया है, ब्रिगेडियर जनरल थे, और पीस में का उन्वान है क्राइसिस, जो प्रेजेंट क्राइसिस है, इट्स अ फेलियर ऑफ इसराइल्स पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, जिसमें उन्होंने बरमला ये लिखा है इसके आखिरी पैराग्राफ्स में कि हमारी जो पॉलिसी रही है ऑक्यूपेशन की, उस ऑक्यूपेशन की पॉलिसी में हम ये समझ ही नहीं रहे कि उसके खिलाफ एक फ्रीडम की, एक आज़ादी की तड़प पाई जाती है, और वो आज़ादी की तड़प को हम सप्रेस नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली हमें इस ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना होगा। तो ये एक कॉन्ट्ररी फीलिंग्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। Hey, so I've never done this, but this feels different. I'm Israeli, I'm Jewish. I live in New York, but my family's there. Much of my heart is there. I have close friends on both sides. I grieve for our children, but I grieve for theirs as much as for ours. Our blood is the same color, our tears taste the same. And the only way out of this is by working for freedom and dignity for all people. There is no other way. The Jews are not going anywhere. The Palestinians are not going anywhere. And there is no other way. Freedom and dignity for all people. Revenge is not a strategy. Thank you. सो समिंग इट अप, इस वक्त जब अक़वाम मुत्तहिदा को ये हुक्म दिया गया है कि आप आबादी को रीलोकेट करें नॉर्थ टू साउथ,
3 चैलेंजेस जो हैं वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सामने हैं। चैलेंज एक तो ये है कि हमास के फाइटर्स जो हैं वो एक लोकल पॉपुलेशन के अंदर, शहरों के अंदर एम्बेडेड हैं, यहाँ के टेरेन से जैसे वो पिछले 17 बरस से गवर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो वाकिफ हैं, उन्होंने बहुत सी टनल्स बना रखी हैं, वो गुरिल्ला फाइट में बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी डिस्प्ले हुई है 7 और 8 9 अक्टूबर को इसराइल की मिलिट्री के साथ लड़ने में, बिकॉज बहरहाल वो सिर्फ सेटलर्स के साथ, ये शहरियों से नहीं लड़ रहे थे, इसराइल के मिलिट्री कंटेंजेंट थे जो उन्हें काबू ना पा सके, और इन गुरिल्लास ने इसराइल के मिलिट्री कंटेंजेंट को ओवरकम कर लिया था। तो उससे अब इसराइली फौज को ये समझ आई है कि ये हमास के गुरिल्लास जो हैं ये पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर ट्रेन है। ये तो है फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 2 है इंटरनेशनल प्रेशर, कि अगर सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा होगा तो इंटरनेशनल ओपिनियन जो अभी हमारे से बहुत सिंपैथेटिक है और हमदर्दी रख रही है अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो हमारे धीरे धीरे खिलाफ होने लग जाएगी। लेकिन एक तीसरा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और उस फैक्टर का नाम है हिजबुल्लाह। तमाम लिटरेचर ये शो कर रहा है कि इसराइल की फौज हिजबुल्लाह से खासी खाइफ है, और 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जो 34 दिन की जंग हुई, जिसमें सैकड़ों इसराइली सिपाही जो हैं और ऑफिसर मारे भी गए, उनके 50 के से ज़्यादा के मरकूबा टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन साइकोलॉजिकली इसराइली मिलिट्री ने यह असर कबूल किया कि हिजबुल्लाह एक नाकाबिल तस्कीर किस्म की गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे लड़ना और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसराइली एक्सपर्ट्स एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ऐसी ओपिनियन छपती है दुनिया की पब्लिकेशंस में, जिसमें वो ये असेसमेंट देते हैं कि हिजबुल्लाह को शिकस्त देना इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लिए खासा मुश्किल काम है, अगर तकरीबन नामुमकिन किस्म की वजह। जब ये झगड़ा हुआ था, ये लड़ाई हुई थी 2006 में लेबनान के ऊपर, तो मैं बरतानिया में हुआ करता था, उस हवाले से बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज, चीज़ें पढ़ने का भी मौका मिला, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के अंदर छोटी बड़ी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी मौजूद हैं, कुछ के मैं इमेजेस यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, जो इस जंग के मिलिट्री डायनामिक्स के ऊपर बनाई गई हैं। मैंने इसके बारे में खासा पढ़ा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये मसला कोई जुर्रत और शुजात का, ये मजहबी जुनून का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें हमेशा ये बताया गया कि जब आपके अंदर एक मजहबी जुनून होता है, आप जो है अल्लाह और रसूल की खातिर लड़ने लग जाते हैं, तो आप नाकाबिल तस्खीर हो जाते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका ताल्लुक कोई खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बेहतर इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके अंदर एक मिलिट्री कैपेबिलिटी है। जैसे कई दफ़ा लोग कहते हैं कि साउथ ऑफ इंडिया के अंदर जो मैथमेटिकल या म्यूजिकल एबिलिटी जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह इस खित्ते में जो हिजबुल्लाह का मिलिशिया है उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये एक इंतहाई इंटेलिजेंट और मेंटली कैपेबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका वास्ता जब इसराइल से पड़ा तो इसराइलियों को समझ आई कि अरबों के पास भी कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो लड़ सकती है। अब चीज़ें बड़ी खुल के सामने हो जाती हैं कि ये हिजबुल्लाह और ईरान का जो जॉइंट मुश्तरका खौफ है और उनके साथ शाम का खौफ है, इसी वजह से अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बाइडन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भेजे हैं। लेकिन अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि बरतानिया ने भी एक छोटा सा एयरक्राफ्ट कैरियर, कुछ स्पाई प्लेन्स जो हैं उनको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में पहुंचने का हुक्म दिया है। अपेरेंटली बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हैं, लेकिन गार्डियन जिसने स्टोरी छापी है उसने ये सवाल भी रेज किया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किसकी करनी है, बिकॉज इलाके का ब्लॉकेट तो इसराइल की फौजों ने किया हुआ है और फलस्तीनी अंदर है, उन्हीं को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो चाहिए होगी। बहरहाल समझ क्लियरली आ रही है, ये चीज़ छप भी चुकी है कि ये जो बहरी बेड़े भेजे जा रहे हैं ये क्लियरली एक वार्निंग है ईरान को, हिजबुल्लाह को और मुल्क शाम को कि आपने फ़लस्तीनियों की और इसराइल की लड़ाई के दरमियान आपने फरीक नहीं बनना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल की स्ट्रेटिजिक थिंकिंग के अंदर जो एलाइज हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो है सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन और कतर। उनका ये ख्याल है कि हर सलूशन जो है उसको निकालने में उनकी मदद करेंगे। फौरन से जब हम हिजबुल्लाह को, अगर हम हमास को माफ़ कीजिएगा डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसके बाद अगर हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ ला के बैठाएंगे, तो सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और इजिप्ट जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में या ट्रांजिशन में हमारी मदद करेंगे। जब मैं ये सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे याद आता है शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हो सकता है मैंने मिसरा थोड़ा गलत पढ़ दिया हो, लेकिन मैं जब भी इकबाल के वर्ल्ड व्यू को देखता हूँ, और जो लोग इकबालियात के स्टूडेंट हैं उन सबका दिल चाहता होगा कि छुरी लेके मुझे मार दें, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि मैं जब अल्लामा इकबाल की पॉलिटिकल फिलोसफी और इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ और शिगाफ नज़र आते हैं। अब अगर ये किसी आगे पीछे किसी प्रोफेसर की वर्ल्ड व्यू की कमज़ोरी हो तो काबिल माफ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती जब अपनी
अपनी गलत असेसमेंट्स करती है और उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग भी गलत असेसमेंट्स करने लग जाते हैं, तो फिर खासी कौम की सूरत हाल पतली हो जाती है। और यही अल्लामा इकबाल ने मेहरबानी की है अपने आइडियाज़ के ज़रिए साउथ एशिया के मुसलमानों के साथ। बहरहाल इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका और कतर ने जो $6 बिलियन कतर के पास थे ईरान के, जो एक होस्टेज एक्सचेंज या होस्टेज रिलीज डील के तहत अमेरिका ने रिलीज करने थे, पैसा ईरानी का है जो पता नहीं 20-25-30 साल से अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ था अपने बैंक्स में। ईरानियन वो पैसा है जो अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ था। इससे तो ये पता चलता है कि किसी भी मुल्क को अमेरिका के बैंकों में पैसा नहीं रखना चाहिए, बिकॉज तालिबान और अफगान के साथ भी यही हुआ और यहाँ ईरान के साथ भी यही हुआ। तो अब एक बार फिर अमेरिका और कतर ने उस पैसे को फ्रीज करने का फैसला किया है, जो एक इंटरनेशनल डील इनकी हुई थी जिसमें ईरान ने होस्टेज जो है वो रिलीज कर दिए। लेकिन इतना ही नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स के जरिए डेमस्कस और अलेपो के एयरपोर्ट फील्ड्स, जो एयरपोर्ट्स की फील्ड्स हैं, जो उनके मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो नाकारा कर दिए हैं वक्ती तौर पर। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने डेमस्कस पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंच सकते बिकॉज फिलहाल एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर टोनी ब्लिंकन की तरह ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब हुसैन अमीर अब्दुल हिया, वो इस वक्त अब बैरूत पहुंचे हैं। और बैरूत में पहुंच के उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर गाजा की पट्टी पे होने वाली बॉम्बिंग नहीं रुकी तो मजीद फ्रंट भी मशरक़ वस्ता में और खत्ते में खुल सकते हैं। इशारा उनका क्लियरली हिजबुल्लाह की तरफ है। कम से कम हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ईरान के पास जो मेजर टूल है, जो वाइल्ड कार्ड है, वो हिजबुल्लाह है। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हिजबुल्लाह नहीं कूदेगा। हिजबुल्लाह अपनी ताकत को प्रिजर्व करना चाहेगा और शायद ईरान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी मेजर अकाई को ज़ाया या एग्जॉस्ट ना करना चाहे। लेकिन अगर हिजबुल्लाह और ईरान ने हमास की मदद ना की तो हमास का मुस्तकबिल यकीनी तौर पर इस जंग में खासा मखदूश जो है वो नजर आता है। हम एक सिचुएशन को समअप कर लें कि अब तक गाजा के अंदर 1600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 6,500 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, तकरीबन 3.5-4 लाख की आबादी इंटरनली डिसलोकेट हो चुकी है, शहर का बहुत बड़ा हिस्सा खंडर में बदल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हॉस्पिटल्स जो हैं वो बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे हैं, फ्यूल, फूड एंड वाटर की शॉर्टेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट मेरा ख्याल है बंद हो चुका है, एनर्जी नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसमें अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन, अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा हैं जनाब टोनी ब्लिंकन, वो इस खत्ते में घूम रहे हैं और वो इजिप्ट को ये मजबूर कर रहे हैं, उसको परसुएट कर रहे हैं कि आप रफा का बॉर्डर जो है वो खोलें ताकि फ़लस्तीनी वहाँ से दौड़ के उस तरफ जा सकें, सलामती की तरफ जा सकें, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो इसराइली फ़ौज उन्हें मार रही है। उनको हक है कि वो अपने आप को जंग से बचा सकें। यानी अमेरिका ज़ाहिर है इसराइली फ़ौज को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इजिप्ट को कह रहा है कि आप यहाँ से मुहाजिरीन को निकलने दें, रेफ्यूजीज को। लेकिन इजिप्ट बज़द है कि हम एड के लिए तो अपना बॉर्डर खोल सकते हैं, लेकिन हम रिफ्यूजीज के लिए अपना बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। कुछ अरब थिंक टैंक्स ऐसे हैं, जैसे डॉन एक थिंक टैंक है जिसका मतलब है डेमोक्रेसी अक्रॉस द अरब वर्ल्ड। उसके जो एक्सपर्ट्स, ये एडवोकेट्स हैं, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि लोगों के जहन में ये बहुत खौफ है कि अगर वो इस दफ़ा गाजा की पट्टी को छोड़ के चले जाएंगे, वक्ती तौर पे ही इजिप्ट जाएंगे, सनाई की तरफ जाएंगे, तो शायद वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। ये खौफ इनके जहनों में बहुत गहरा इसलिए भी है कि गाजा की पट्टी में वही फ़लस्तीनी फैमिलियों के बच्चे रहते हैं जिन्हें 1948 में सेंट्रल इसराइल से निकाला गया था, जब अरबों के 7.5 लाख अरब जो हैं उन्हें उन इलाकों से निकाल दिया गया था जहां आज इसराइल प्रॉपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके दरमियान में इसराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि आबादी को नॉर्थ ऑफ गाजा की पट्टी से साउथ की तरफ मुंतकिल किया जाए, ताकि नॉर्थ के अंदर अगले 24 घंटों के बाद इसराइल की आर्मी किसी कैलकुलेटेड तरीके से अपना एक ग्राउंड एडवांस जो है वो शुरू कर सके। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ जो हमास की मिलिट्री कमांड है उसने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं इसराइल के ग्राउंड ऑफेंसिव का मुकाबला करने के लिए, और वो ये समझते हैं कि वो गाजा का डिफेंस कर सकते हैं। वो किस तरह से ये सोचते हैं, मुझे कुछ इसकी ठीक मिलिट्री कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, बिकॉज इसराइल के पास ट्रिमेंडस एयर पावर है, ट्रिमेंडस ग्राउंड फोर्सेस हैं, सी कवर उनके पास है। अमेरिका, बरतानिया और खत्ते की तमाम अरब ताकतें भी बाय एंड लार्ज इसराइल ही के साथ सिंपैथेटिक हैं, और हमास की क्या कैलकुलेशन है ये मैं समझने से कासर हूं। तो हम जो प्रोफाइल आई है हमास की लीडरशिप के सामने वो खासी
इंटरेस्टिंग कह लें, इसको प्रोवोकेटिव है। मोहम्मद दीफ जो इनके मिलिट्री कमांड को हेड करते हैं, वो गालबन इस वक्त 56-57 बरस उनकी उम्र है। 1965 की बताया जाता है उनकी बर्थ है। 1987 में उन्होंने हमास को ज्वाइन किया, इसराइल की कैद में रहे। 2014 में उनकी बीवी, उनकी एक छोटी बेटी और उनका एक बेटा जो है वो इसराइल की एक एयर स्ट्राइक में जो है वो मारे गए। और उसके बाद से अब जब एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, उनके भाई, उनके बहुत से रिश्तेदार भी उसमें मारे गए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमास की सारी लीडरशिप जो है वो भी एक चाइल्ड ऑफ वॉर है, और वो भी इसी ट्रॉमा से और इसी ट्रेजेडी का प्रोडक्ट है। इसी तरह से इसराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा, इस हद तक तो नहीं जिस हद तक फ़लस्तीनी ट्रेजेडी है, लेकिन इसराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप है या डिसीजन मेकर्स हैं वो सभी सोल्जर्स हैं, और उन्होंने भी किसी न किसी तरह की कुर्बानी इस जंग के अंदर दी हुई है। ये एक बहुत ही ट्रेजिक किस्म की सिचुएशन है दोनों साइड्स के दरमियान। टुवर्ड्स द एंड ये समझना ज़रूरी है कि जो टेंशन्स इस वक्त मशरक़ वस्ता में पैदा हुई हैं, बहुत से शहरों में वहाँ मुजाहरे हुए हैं, ये टेंशन्स अब मशरक़ वस्ता और इस खित्ते से निकल के मगरिब की दुनिया में भी फैल गई हैं। अमेरिका के मुतादिद शहरों के अंदर छोटे बड़े मुजाहरे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, खास करके यूनिवर्सिटीज़ में खासी टेंशन है। हार्वर्ड का, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का और यूनिवर्सिटीज़ का मैं पहले आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। खबर ये भी है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट करता है, कि अमेरिका के बहुत से शहरों के अंदर पुलिस हाई अलर्ट में है, ताकि फ़लस्तीनी बिल्डिंग्स या लोगों को कोई टारगेट ना कर सके, ताकि इसराइली लोगों को कोई टारगेट ना कर सके। लेकिन कम से कम अमेरिका में मुजाहिरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया की जो अपोजिशन के लीडर है, पीटर डुटन गालिबन उनका नाम है, उन्होंने तो ये डिमांड किया है कि जो लोग फ़लस्तीन के फेवर में मुजाहरे कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, इनके वीज़े कैंसिल कर दिए जाएं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया जाए। बहुत मुश्किल से पुलिस ने इन अपोजिशन लीडर को ये बात बताई है कि जो सारे लोग मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ही कम इसमें से वीज़ा के ऊपर है, ज़्यादातर यहाँ रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स और शहरी हैं, और कोई यहाँ से डिपोर्ट वगैरह नहीं किया जा सकता। बहरहाल एक टेंशन है जो अक्रॉस दी वेस्टर्न वर्ल्ड आप देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर तो सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटियों की जो लीडरशिप है, जैसे प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें मजबूर किया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है इसराइल के फेवर में और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो है पोजीशंस इख्तियार करें। जिसके दूसरी तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आप ट्विटर पे बहुत सा देख सकते हैं। स्कूलों में बहुत से ऐसे ज्यूइश ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मसलसल स्कूलों के ऊपर ये जोर दे रहे हैं कि हर स्कूल को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इस वक्त यानी क्या हुआ है इसराइल के साथ, और ये किस तरह से एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। इस मौके पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी देखने में आई है कि जो हिंदुत्व के इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, आरएसएस ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों के अंदर चैप्टर कायम कर रखे हैं। ये तमाम लोग एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी से एक सिंथेटिक चीज़ है, लेकिन उसको बहुत ऑर्गेनिक तरीके से ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि सडनली हिंदू और यहूदी या हिंदू और इसराइली जो है वो बिल्कुल भाई भाई हैं। और चूंकि ऐसे ट्विटर के ऊपर आपको बड़े नामाकूल किस्म के ऐसे लंबे छोटे ट्वीट्स भी मिलेंगे, जो मैं किसी अगली वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, जहां ये लिखा जा रहा है कि जिस तरह से मुसलमानों ने, हम दोनों में कदर मुश्तरक ये है, हिंदुओं में और अहले यहूद के, इससे ज़्यादा मज़ाहिया वैसी चीज़ हो नहीं सकती कि हम दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो ये है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में भी आकर हिंदू लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, और इसी तरह से मुसलमानों ने यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इससे ज़्यादा क्रैप किस्म की जो कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई सर पैर नहीं है बिल्कुल भी। हकीकत ये है कि अहले यहूद और मुसलमानों के दरमियान में इनिशियल एक बनु करेज़ा की वो जो लड़ाई है, जंग है, उसके बाद अगले 1500 साल जो है, जब तक इसराइल की क्रिएशन नहीं होती और इसराइल की क्रिएशन का अमल नहीं शुरू होता, मुसलमानों में और यहूदियों में ताल्लुकात एग्जाम्पलरी रहे हैं। और अगर यहूदियों की परसिक्यूशन हुई है, यहूद की परसिक्यूशन हुई है, तो वो क्रिश्चियन सोसाइटीज़ और क्रिश्चियन ममालिक में हुई है। चूँकि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीफ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो क्रूसिफिक्शन की है रोमन्स ने, उसके पीछे टेम्पल माउंट की जो क्लर्जी थी, जूइश क्लर्जी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये इंप्रेशन क्रिश्चियनिटी में बड़ा डीप रहा है, जिसकी वजह से यहूदियों को टारगेट किया गया, और यहूदियों को हमेशा बहुत बेहतर ट्रीटमेंट मिला मुस्लिम रिपब्लिक्स के अंदर, मुस्लिम सल्तनतों के अंदर, जहाँ हमेशा उन्होंने खुल के कारोबार किया, साइंस में, लिटरेचर के अंदर, मुख्तलिफ फ़नून के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। और 1918 के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी शहर था वो इस्तंबुल था, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो तुर्क ऑटोमन एम्पायर का जो दारुल खलाफा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा
जूविश पॉपुलेशन का सेंटर था। मुझे याद नहीं कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसकी जो थी, जहाँ यहूदी बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन, ट्रेडर, कंट्रीब्यूशन स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा वो काम करते थे। ये सारा झगड़ा जो है, जो वर्ल्ड ऑफ इस्लाम और वर्ल्ड ऑफ जुडाइज्म के दरमियान है, ये तो पैदा ही इसराइल की सेक्टर जो कॉलोनियलिज्म है उसके बाद हुआ है। बहरहाल ये बयानिया फैलाया जा रहा है, मुझे मौका मिलेगा तो किसी अगली वीडियो में मैं इसे भी एड्रेस करूंगा। एक बार फिर आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब भी करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।